वेक्टर शुरू कर दें. Let us suppose this is the line of support and this is point A and this is point B. So directed vector is a directed line segment. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल A to B. यहाँ पे मैंने इस लाइन के ऊपर देखो 2 पॉइंट्स लिए बिकॉज सेगमेंट क्यों बोला, बिकॉज इट्स लेंथ इज फिक्स्ड. कौन सी है? A से B तक है. तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? वेक्टर. ठीक, 3 बातें इस वेक्टर को डिफाइन कर रही हैं. फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड इज line of support and third is sense. लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB और मैग्नीट्यूड ऑफ BA. लेंथ ये है. लाइन ऑफ सपोर्ट इज लाइन, इट इज नॉट लाइन सेगमेंट. लाइन कौन सी? इनफाइनाइट लेंथ की. लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ passing through AB. Sense means direction. Sense means direction, मतलब A to B और B to A. B to A. आ गया क्या समझ में? अब ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट, एक मिनट में अभी सुनना नहीं मैंने. इनिशियल पॉइंट एंड बी इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट. बी इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट. ठीक है क्या? दो टाइप्स के ओरिएंटेशन होते हैं 3 डायमेंशनल सिस्टम के. फर्स्ट इज एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम राइट हैंडेड सिस्टम बोलते हैं. राइट, बेटा ध्यान से, अभी राइट हैंडेड सिस्टम जिसे हम फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये x, ये y और ये z एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक. सिमिलरली क्लॉकवाइज सिस्टम इज लेफ्ट हैंडेड सिस्टम. कभी कभी ये वर्ड्स यूज होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं. दैट इज क्लॉकवाइज सिस्टम. क्लॉकवाइज सिस्टम में क्या होगा? क्लॉकवाइज चलेगा. ये x, ये y और ये z. ये दोनों सिस्टम्स हमें पता होने चाहिए. हम ये वाला सिस्टम फॉलो करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन.
राइट हैंडेड। देखो x के बाद y एंटी क्लॉकवाइज, y के बाद z, z के बाद x। तो ये एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंडेड सिस्टम एक साथ बोलते हैं। हाँ एक साथ बोलते हैं। मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आ जाओ different operations on vectors. First is addition. Addition of two vectors. Addition of two vectors. First is called ट्रायंगल लॉ। ये सब मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए बता रही हूँ कि सबको समझ में आ ही रहा है, क्योंकि सबने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। ट्रायंगल लॉ। सेकेंड इज पैरेललोग्राम लॉ, एंड थर्ड इज पॉलीगन लॉ। ट्रायंगल लॉ, बच्चों ध्यान देना, ट्रायंगल लॉ की बात अगर हम करें, एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। मैंने बोला एक वेक्टर ए है, ठीक, दूसरा वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर बी है। हमने इसके टर्मिनल पॉइंट से ही दूसरे को इनिशिएट किया है, इसके टर्मिनल पॉइंट से ही दूसरे को इनिशिएट किया है। तो रिजल्टेंट इज दिस वेक्टर। ये तो फिजिक्स में आप सबको पता है, दिस इज वेक्टर ए प्लस, ठीक, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में पहले वेक्टर के फाइनल से दूसरे का इनिशियल इनिशिएट हो रहा है, राइट है। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होगा कि ये एक वेक्टर ए और यहीं से दूसरा वेक्टर इनिशिएट हो रहा है, कौन सा? दोनों के इनिशियल पॉइंट्स सेम है, दोनों के इनिशियल पॉइंट्स सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है? वहां पे उसका टर्मिनल पॉइंट दूसरे वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे दोनों के इनिशियल पॉइंट्स सेम है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर इस पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट करें तो दिस डायगोनल इज a plus b vector, this diagonal is a plus b vector, ठीक। अब इस बात से एक आइडिया और लगा लिया हमने, ध्यान दें इस ट्रायंगल से, बोर्ड पे देखो सब लोग जरा। जब मैंने बोला कि a प्लस बी, तो a प्लस बी की डायरेक्शन ये ली, रिजल्टेंट भी इनिशियल पॉइंट से ऐसे गया। अगर इन सबका हम वेक्टर सम बोलें तो ध्यान दो, एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो a प्लस बी, यहां से देखो इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो उल्टी डायरेक्शन जैसे ही हमने की तो ये क्या बन गया? माइनस a प्लस बी, विच इज ऑलवेज जीरो, विच इज ऑलवेज जीरो। इस बात को हम क्या बोलेंगे? देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, कि अगर मैं ये वेक्टर, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दो, ये वेक्टर बी, और अगर मैं इसी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शुरू करके वहीं पे एंड कर दूं, तो a प्लस बी प्लस सी सम इज ऑलवेज जीरो वेक्टर, दिस इज ऑलवेज जीरो वेक्टर। इशित, ठीक है, सबको समझ में आ गया कि तीनों का वेक्टर सम अगर एक ही पॉइंट से इनिशिएट करके हम वहीं पे वापस आ रहे हैं तो उन सबका वेक्टर सम हमेशा कितना होगा? जीरो होगा। अब मुझे बताओ, क्या ये हमेशा ट्रायंगल फॉर्म करेंगे? कब, किस कंडीशन में नहीं करेंगे? जब वो प्लेन के एक प्लेन के बाहर, इसके वेक्टर प्लेन के बाहर, हाँ 180 डिग्री। मैंने बोला कि ये वेक्टर ए है,
इसी के आगे शुरू किया, यहाँ से ये वेक्टर b है और c वेक्टर यहाँ से यहाँ तक होती है, दोनों की 1 1 लेंथ है, तो जरूरी नहीं है कि ये सम 0 है तो ट्रायंगल फॉर्म होगा ही होगा, लीनियर वेक्टर्स भी हो सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स में क्या होगा, वेक्टर सम तो 0 हो जाएगा बट ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। ठीक, पैरेललोग्राम लॉ समझ में आ गया है बच्चों। एक डायगोनल तो a प्लस बी मिला, अगर मैं दूसरा डायगोनल आपसे पूछूं देन क्या फाइंड कर सकते हो इस डायगोनल की वैल्यू? एक चीज और ध्यान दो, चलो अभी इसे ऐसे ही रहने दो, पैरेललोग्राम में इतना ही आता है क्योंकि मैं फिर एडिशनल बताना पड़ेगा दूसरे को फाइंड करने के लिए, जहां पे बताऊंगी वहां पे बता दूंगी। बी वाले को इधर शिफ्ट भी कर दोगे तब भी a प्लस बी ही मिलेगा, वो तो वही मिलेगा, ट्रायंगल लॉ हो जाएगा वो। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ट्रायंगल लॉ में। पॉलीगन लॉ क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर a है, मैं एक हेक्सागन बना रही हूँ सपोज, ये हेक्सागन है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, a प्लस बी। अगर मैं इसको c ले लूं तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। अब ये वेक्टर मैं d ले लूं तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ऐसे ही इस वेक्टर को अगर मैं e ले लूं तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। यहाँ पे जो ये आप बोल रहे थे निकालने के, अगर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो हम इसके वेक्टर, एक मिनट रुक जाओ, देखो मैंने बोला कि आप ये कह रहे हो इस तरफ है a की डायरेक्शन और b यहीं से ऐसे है, नहीं मैं इस वाली का कर रहा हूँ, इसमें बोल रहे थे ना ये लाइन लाइन दूसरी वाली। हाँ, इसमें अगर हम इस तरफ का डायरेक्शन है तो फिर वो b वेक्टर माइनस a वेक्टर हो जाएगा। अगर हाँ होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला वेक्टर इसको a ले लिया, ये वाला वेक्टर a ले लिया बेटा, वो तो अभी उस पे मैं जानना नहीं चाह रही हूँ जो आप ट्रायंगल लॉ बताने की कोशिश कर रहे हो, अभी मैं वो उस पे जा नहीं रही हूँ क्योंकि पोजीशन वेक्टर मैंने डिफाइन नहीं किया। ठीक है, अभी रुक जाओ, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है सबको? ये तो पॉलीगन लॉ, तीनों लॉ समझ में आ गए। सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, सब्ट्रैक्शन और बता दो। ऑपोजिट कर देंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर मैं बोल रही हूँ ये वेक्टर a है और ये वेक्टर, सॉरी ये वेक्टर क्या है, b है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो a को तो ऐसे ही लगाया और b की डायरेक्शन हमने सेम से ऑपोजिट कर दी, ये माइनस बी हो गया, तो ये जो रिजल्टेंट है ये क्या होगा, a माइनस बी। दिस इज a माइनस बी। तीसरी ऑपरेशन आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। m स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हाँ बेटा हाँ हाँ, क्योंकि ये ऐसे चल रहा है ना तो यहां से यहां होगा, रिजल्टेंट तो यही होगा ना बेटा। देखो मैंने एरोज बहुत तरीके से लगाए हुए हैं, दिख रहे होंगे सबको, ये ऐसे जा रहे हैं और सारे इसी से इनिशिएट हो रहे हैं।
बच्चों इसे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मैटर नहीं करता। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अगर मैं बोलूं कि m प्लस n इंटू वैक्टर ए, क्या लिख सकते हो? एम ए प्लस एन ए लिख सकते हो ना। लेकिन वेक्टर ए बी लिखा हुआ है, देन दिस इज इक्वल टू माइनस बी ए। डायरेक्शन ऑपोजिट करते ही, ये मैंने यहाँ पे बता दिया स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बस, बट दिस इज द जनरल रूल जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड नहीं है। बच्चों समझ में आ रहा है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो सबको पता ही है, मुझे कुछ बताने की इसमें जरूरत है नहीं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स चेंज कर दूं स्लाइड बच्चों? एक मिनट में मूव है बस। इस वीक में वेक्टर्स पूरी कोशिश करूंगी कि कुछ एडिशनल क्लासेस लेकर के वेक्टर और 3D दोनों खत्म करवाने का, और जेई वाला, सीबीएसई वाला तो कुछ है ही नहीं। सीबीएसई वाला मैं कराऊंगी ही नहीं क्योंकि वो अपने आप हो जाएगा। हाँ, 1 हफ्ते या 1.5 वीक खत्म कर दो। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, हाँ फिर उसके बाद मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स खत्म कर दूं पूरा। फिर कॉम्प्लेक्स भी रह गया है ना तुम लोग का, वो भी कराना है मुझे। फिर बच्चों रिवीजन शेड्यूल चलेगा 1 वीक का। हर चैप्टर को 1 वीक मैं पहले शॉर्ट नोट्स लिखवाऊंगी फटाफट, और नंबर ऑफ 11th के भी सारे। समझ में आ गया? अरे काय का क्रैश कोर्स, सारे चैप्टर्स रिवाइज करवाऊंगी 1 वीक। बस लगे रहना तुम लोग ऐसे, क्वेश्चंस करते रहना हर दिन का 30-40 जितने भी कर पाओ क्वेश्चंस का टारगेट रखना। मैंने बोला है ना, हमेशा घर पे 3 घंटे एक मैथ्स को 3 घंटे नहीं दो, फिजिक्स केमिस्ट्री को भी 3-3 घंटे दो। और मैथ्स को इस टाइम पे नहीं दिए ना तो वहां पे 3 क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे। ये सोच रहे हो कि क्लास आकर के कुछ हो जाएगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अपने आप भी तो नहीं पढ़ता। कोलिनियर वेक्टर्स बच्चों ध्यान से समझना। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स देखो ध्यान दो, इन वेक्टर्स को हम कोलिनियर कह सकते हैं, इन वेक्टर्स को भी हम कोलिनियर कह सकते हैं। दिस इज सपोज वेक्टर ए एंड दिस इज सपोज वेक्टर बी। सिमिलरली दिस इज ए एंड दिस इज, तो कोलिनियर वेक्टर्स कौन से हुए? कोलिनियर वेक्टर्स आर द वेक्टर्स हुज लाइन ऑफ सपोर्ट, जिनकी लाइन ऑफ सपोर्ट तो देखो एक ही लाइन के उसमें डायरेक्शन में, लाइन ऑफ सपोर्ट इज सेम रिगार्डलेस ऑफ देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। दोनों बातें ध्यान नहीं देनी है, लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है। क्या क्या चीजें सेम है? लाइन ऑफ, हाँ एक मिनट बच्चों मुझे कंप्लीट करने दिया करो फिर बोलो। लाइन ऑफ सपोर्ट क्या है? सेम, रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन या सेंस, जो भी कह सकते हो, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। या इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ये कुछ भी हो सकता है, ऑपोजिट भी और सेम भी, बट लाइन ऑफ सपोर्ट दोनों का क्या होगा? सेम होगा। इस केस में हम बोलेंगे लाइक वेक्टर्स, like vectors, and these are called
unlike vectors. These are called unlike vectors, and both are called collinear vectors. तीन कंडीशंस कोलिनियर वेक्टर्स के लिए. पहली कंडीशन, if A and B are collinear, then this implies one is some scalar multiple of other. One is some scalar multiple of other. इस बात को कुछ ऐसे भी कहा जा सकता है कि ए वेक्टर अगर कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन है a1i, a2j, a3k and b is equal to b1i, b2j, b3k and vector a and b are collinear. तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों वेक्टर्स अगर कोलिनियर हैं तो इसका मीनिंग होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. अगर कोलिनियर हैं तो बच्चों रीजन भी समझते जा रहे हो क्यों होगा ऐसा? वेक्टर a बोला 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक. वेक्टर बी बोला अरे सी कैसे लिख दिया? ओहो सॉरी सॉरी बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, गड़बड़ हो गई है मेरे से. ये a1 a2 a3 लिखा था ना, तो a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3. फ्लो में गड़बड़ हुआ. सबको समझ में आ गया? लो लिख लो. अब इसका एग्जाम्पल लैम्डा लिखा हुआ है ना वहां पे, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा. चल इधर देख, एग्जाम्पल देख 4i प्लस 6j प्लस 8k. अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हम खुद ही नहीं कह सकते कि ये वेक्टर्स कैसे होंगे? पैरेलल होंगे. और मैग्नीट्यूड में कितने का डिफरेंस है? इसका मैग्नीट्यूड अगर लैम्डा है तो इसका कितना है? 2 लैम्डा, डबल हो गया. ठीक है, आगे बात समझ में. थर्ड पॉइंट लिखो, इसी में थर्ड पॉइंट लिखो. इफ ABC इसी कहां से आ गया? दो ही वेक्टर्स है ना, A and B are two non-zero vectors. If A and B are two non-zero vectors, zero vectors and non-collinear. नॉन जीरो भी है और कैसे है? यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने? नॉन कोलिनियर. तो बच्चों तो ध्यान देना, इधर देखना बोर्ड पे. देयर एग्जिस्ट x and y belongs to R such that ax plus by is equal to 0 implies ax plus by is equal to 0 implies. ध्यान देना क्या होगा? बोर्ड पहले लिखने से पहले समझ लो सब लोग. यहाँ पे क्या बोला मैंने? ध्यान दिख रहा है सबको? देखो हाँ, इस बात पे ध्यान दो, याद रखने का तरीका बता रही हूँ सिर्फ. यहाँ पे सपोज जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया b इज इक्वल टू 2a दिया, b इज इक्वल टू 2a दिया. इस बात को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है 2a माइनस b इज इक्वल टू 0.
2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो a और b नॉन जीरो थे, लेकिन कैसे थे यहाँ पे? कोलिनियर। कैसे थे ये? कोलिनियर। तो यहाँ पे x और y दोनों कैसे मिले? अलग अलग, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये नॉन कोलिनियर हैं तो x प्लस वाई हमेशा कैसा होगा? 0। x प्लस वाई हमेशा कैसा होगा? 0 होगा। ये नोट कर लो। और इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअली दे आर इक्वल टू 0। इंडिविजुअली दे आर इक्वल टू 0। मतलब इस बात को हम बोलते हैं, यहां पे बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन of vectors A and B। किसी भी वेक्टर्स में रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने को हम कौन सा वर्ड बोलते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। और ये वेक्टर्स आपके जो वेरिएबल्स मिलेंगे, ये कैसे मिलेंगे? नॉन जीरो मिलेंगे, जबकि यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल्स कैसे होंगे? 0 होंगे। तभी ये नॉन कोलिनियर हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो कोई भी। लेट अस सपोज a प्लस बी इज इक्वल टू 0 बोल दिया, जिसमें एक भी 0 नहीं है। क्या ये कभी जो है नॉन कोलिनियर हो सकते हैं? ये कैसे होंगे? देख के बता दो। कोलिनियर होंगे ना, बस डायरेक्शन का ही तो डिफरेंस है। अगर कुछ भी लिख दूंगी, 2 लिख दूंगी, तब भी ये कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे ना। 0 वेक्टर होगा। हाँ हाँ लिख ले बेटा, 0 वेक्टर होगा। बिल्कुल सही बात है। बच्चों समझ पा रहे हो इस बात को? उससे एग्जाम्पल से कनेक्ट कर पा रहे हो कि इन दोनों को इंडिविजुअली कैसा होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा कि ये नॉन जीरो भी हो और कैसे भी हो, नॉन कोलिनियर भी हो। एग्जाम्पल समझ पा रहे हो? मैंने एग्जाम्पल 2-3 लिख दिए थे बच्चों, समझ पा रहे हो? उसे कनेक्ट कर पा रहे हो? याद भी रखना है साथ साथ इन रिजल्ट्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कोलिनियरिटी के। कोलिनियरिटी बहुत जगह यूज होगा वेक्टर्स में। को इनिशियल वेक्टर्स तो पता ही है, लिख लो को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स लिखो, को इनिशियल वेक्टर्स। Vectors having same initial point. Vectors having same initial point are called co-initial vectors. Next लिखो coplanar vectors. Co-initial vectors. Coplanar vectors. Coplanar vectors. बच्चों ध्यान देना, दो वेक्टर्स मैं कहीं भी स्पेस में लूं, ये लिए कहीं भी ले लो दो वेक्टर्स, ये लिए मैंने, हमेशा प्लेनर होंगे, क्योंकि वेक्टर को उठा करके आप इस प्लेन पे ही ला सकते हो, सेम लेंथ सेम डायरेक्शन के साथ। वेक्टर के इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स फिक्स नहीं होते। समझ में आ गया? उसी लाइन ऑफ सपोर्ट पे चलो, उसे उठा करके उसी प्लेन पे ले आओ। सबको समझ में आ गया? तो दो वेक्टर्स हमेशा कैसे होंगे? कोप्लेनर। लेकिन तीन वेक्टर्स का कोप्लेनर होना जरूरी नहीं है। तीन वेक्टर्स का कोप्लेनर होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तीन वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी अभी 1 मिनट बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। उसके पहले बस यहाँ पे अभी इतना ही लिख के छोड़ो, टू वेक्टर्स
are always कोप्लेनर। इसके बाद लिखो पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बताओ बच्चों, पोजीशन वेक्टर तो आप लोग को सबको आइडिया होगा। व्हाट डू मीन बाय पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जो एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट। तो मोस्टली ओरिजिन। हाँ, मोस्टली हम ओरिजिन जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कंसिडर करना होता है उसको ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं। इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। समझ में आ गया? तो क्या है पोजीशन वेक्टर? क्या है? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट of a point with respect to origin। बेटा बात नहीं बिल्कुल, with respect to origin। ये पॉइंट मैंने क्या लिया P और ओरिजिन क्या लिया O। तो एक्चुअली ये क्या है? पोजीशन वेक्टर OP। इस बात को हम क्या बोलेंगे? इस बात को हम क्या बोलेंगे? पोजीशन ऑफ P, पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O, जिसका टर्मिनल पॉइंट P है और इनिशियल पॉइंट क्या है? O है। अब इसे डिफाइन करना है कि इस पोजीशन को कैसे डिफाइन करूं। तो बच्चों ध्यान देना, स्पेस में इस पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये पॉइंट मैंने लिया P। ये पॉइंट स्पेस में जब मैं डिफाइन कर रही हूं तो इसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए 3 कोई इनिशियल वेक्टर्स चाहिए जो कि नॉर्मल वेक्टर्स है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस डायरेक्शन में वेक्टर हम क्या लेते हैं? पोजीशन यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज आई कैप। और इस वेक्टर में क्या, इस डायरेक्शन में क्या लेते हैं? जे कैप। और इस डायरेक्शन में क्या लेते हैं? के कैप। ये फिक्स डायरेक्शंस। 3 डायरेक्शंस को हम फिक्स करते हैं। कौन सी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब उसके रेस्पेक्ट में इस पी पॉइंट की पोजीशन आपको निकालनी है। तो एक्चुअली देखें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स वाई जेड। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स वाई जेड। यानी एक्स डायरेक्शन में कितना चले? एक्स। वाई डायरेक्शन में कितना चले? वाई। और जेड डायरेक्शन में कितना चले? जेड। तभी तो इस पॉइंट पे पहुंचे। अब मुझे O से P की पोजीशन बतानी है, ये वाला वेक्टर बताना। कैसे आता है? हाँ, तो पहले ये वाला वेक्टर बताते हैं। ये वाला वेक्टर क्या होगा? एक मिनट ईशान, ये x है, ये y है, तो पैरेललोग्राम से ये क्या होगा? x प्लस एक्स आई प्लस वाई जे होगा ना। ये x है, ये y है, तो ये एक्स आई वैक्टर, ये वाई आई वैक्टर, तो ये एक्स आई प्लस वाई जे। और ये वाला वेक्टर क्या? जेड के। तो ये वेक्टर कौन सा? पोजीशन वेक्टर। मैं अगर ओपी डिफाइन करूं तो क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद आता है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A and B। लेट अस सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ, इसमें से कोई भी पॉइंट ओरिजिन नहीं है, इसमें से कोई भी पॉइंट ओरिजिन
नहीं है, तो आप कौन सा वेक्टर फाइंड कर रहे हो? ए बी वेक्टर। वैसे तो सबको पता है, बता दो क्या होता है ए बी वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यही करते हैं। क्यों करते हैं? कि इनकी पोजीशन हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफाइंड है? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है। हमें ओ ए वेक्टर पता है बच्चों, पहले लिख लेते हैं। ओ ए वेक्टर क्या है बच्चों, बता दो जल्दी से। अगर कोऑर्डिनेट्स ये हैं तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये वेक्टर है x1 i, y1 j और z1 k। z1 k। सिमिलरली ओ बी वेक्टर क्या है बच्चों? x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। तो बच्चों ट्रायंगल लॉ लगाओ इसमें। तो ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ इज इक्वल टू क्या होगा? 0 वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ओ माइनस ओ ए। बी ओ की डायरेक्शन चेंज करें तो ये ओ बी माइनस ओ ए हो गया क्या? तो रूल क्या कहता है? किसी भी वेक्टर को फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। अच्छा वो बीओ लिया आपने, हाँ, wait, wait, Vector joining 2 points. जीरो वेक्टर, नल वेक्टर लिखो जल्दी जल्दी डेफिनेशंस। मैम एक सेकंड। जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर बता दो। जीरो वेक्टर कौन सा होगा? वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 0 बट आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, बट आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। वेक्टर लिख लो बच्चों। वेक्टर with magnitude 0 but arbitrary direction is called null vector. It is represented by this. Unit vector, unit vector, vector with magnitude 1 बस वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए आपको गिवन है। लेट अस सपोज यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यानी वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1 हो गया। दैट वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। It is represented by a cap, unit vector. इसके बाद आ जो हमने पढ़े ही थे वैसे तो सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला होता था ना, जैसे पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना। एक्सटर्नल इंटरनल, राइट।
समझ नहीं आता अब समझ लो, बोर्ड के टाइम। कुछ बात नहीं है। ये पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, ये पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर है बी, एंड पी डिवाइड्स दिस इन द रेशियो m:n। क्या बेटा फिर से? यूनिट वेक्टर मैंने एरो लगाया, नॉट इक्वल टू, मैंने ए वेक्टर लेट ए बी एनी वेक्टर, हाँ तो यूनिट वेक्टर पे ए कैप लगाया हुआ है मैंने। नोटेशन का डिफरेंस है कि मैं लिख क्या रही हूँ, मैं दिमाग में क्या है और आप क्या रीड कर रहे हो, ठीक है। हाँ चलो, सेक्शन फॉर्मूला, ऋषित बोलो क्या बोलना। हाँ ये बात समझ में आई, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इसका पोजीशन वेक्टर ए है और इसका पोजीशन वेक्टर बी है। हमें किसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है? पी पॉइंट का, विच डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशियो m:n, which divides this line segment in the ratio m:n। तो बच्चों इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन है, ये हमने ओरिजिन लिया हुआ है, ये वाला वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर, चलो मैं पूरा पूरा बना रही हूँ, बी है, हमें ये वाला वेक्टर फाइंड करना है आर, ये वाला वेक्टर फाइंड करना है आर, वहां पे एक्स वाई फाइंड करते थे, यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स ही आ जाएंगे जैसे ही हम वेक्टर फाइंड करेंगे। बच्चों क्या रूल होता था याद दिलाओ? डायगनली मल्टीप्लाई होता था m इंटू बी प्लस n इंटू ए अपॉन m प्लस m इंटू बी प्लस n इंटू ए अपॉन m प्लस n। ये इंटरनली का होता था, सेम चीज एक्सटर्नली। हाँ ये ए ये बी, इसका पोजीशन वेक्टर ए, इसका पोजीशन वेक्टर बी, और आगे जाकर के कोई पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये आर वेक्टर, ये वाला दिस अपॉन दिस गिवन है, दिस इज m:n। यानी ए से डिस्टेंस पी पॉइंट की, यानी AP अपॉन BP गिवन है, AP अपॉन BP इज m:n, AP अपॉन BP इज m:n। तो बच्चों क्या होगा? आर वेक्टर अगेन वी मल्टीप्लाई डायगनली, तो m की किस में होगी? b में, mb माइनस na अपॉन m माइनस n। मिड पॉइंट तो आप समझ ही गए होगे, रेशियो 1:1 हो जाएगा, तो ये मिड पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों चीजें हो गई। बेटा फोन नहीं ऋषित। यहां तक की बात आ गई समझ में? इसी में शुरू हो जाओ। एक मिनट, समझ नहीं आया। क्या नहीं आया पिट्टू? ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया क्या है। ये मैंने वैसे तो कोऑर्डिनेट में समझाती हूँ, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट यूज किया हुआ है। कोऑर्डिनेट जब हम पढ़ते हैं ना 2D, तब ओके मैम, 2 मिनट। वो तो विधान लाइन की इक्वेशन याद है 2D में? 2D में, 2 डायमेंशनल में y = mx+। कैसे आती है?
चलो अभी बताती हूँ। चलो चलो 3D में लाइन बताने जा रही हूँ। मैम एक मिनट अरे आगे तो चलने दे मुझे। मैम ये वाला भी समझ नहीं आया, ये वाला बता। ये एक्सटर्नल वाला है और इसका माइनस में आता है। माइनस आता है, बस ऐसे याद कर। नहीं माइनस में मतलब जब रेशियो निकालना होता है तो माइनस में आता है। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस में नहीं आएगा, वो लगाएंगे तो माइनस आएगा। ये तो एक्सटर्नली का ही है तो माइनस नहीं आएगा। मैं तो फिर यहाँ पे इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर होना पड़ेगा तब तभी तो रेशियो आएगा, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है। तीन वेक्टर हमेशा, अगर मैम वो जो ए बी और आर जो है वो कोलिनियर ना हो तब। अरे कोलिनियर के केस में ही सेक्शन लगाते हैं, जब कोलिनियर नहीं होंगे तो सेक्शन फॉर्मूला नहीं लग सकता। अच्छा हाँ, चलो चले आगे। लिखो वेक्टर इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3 डायमेंशनल यानी 3D। अभी तक 2D में पढ़ते थे, अब 3D में पढ़ोगे। अब बोर्ड पे देख लो सब लोग, ये 3D का पार्ट, हालांकि ये आपकी एनसीईआरटी में 3D का पार्ट है, लेकिन हम तो यहाँ वेक्टर में ही बताते हैं। ठीक है, तो देखो इधर देखो, ये लाइन है। जब हम 2D में लाइन पढ़ते थे, बेटा लिखने से पहले समझ लो अभी प्लीज। 2D में लाइन पढ़ते थे तो हम कौन कौन सी फॉर्म पढ़ते थे? पहली फॉर्म होती थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, याद आ रहा है सबको? पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट, अभी लिखना मत कोई भी, एक पॉइंट गिवन होता था। 2D वाली बता रही हूँ, 2D वाली बता रही हूँ, एक पॉइंट गिवन होता था और स्लोप का मतलब डायरेक्शन गिवन होती थी। स्लोप का मतलब भाई डायरेक्शन, ये स्लोप है तो ये लाइन का स्लोप भी यही होगा। तो हम क्या कहते थे कि इस पे एक जनरल पॉइंट लेते थे, क्या कहते थे? एक्स वाई। अब बिकॉज ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल होगी तो इसका स्लोप इज इक्वल टू इसका स्लोप, इक्वेट करते थे, क्या लिखते थे? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू m। यही लाइन की इक्वेशन आती थी, लेकिन किस में आती थी? 2D में। लेकिन किस में आती थी? 2D में। अब मैं 3D में बोलने जा रही हूँ इसी चीज को, कि एक लाइन है, एक लाइन है जो किस पॉइंट से पास हो रही है? x1, y1 और z1 से, और पैरेलल है किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर के, किसके? b के। तो यहाँ पे भी दो बातें चाहिए आपको। क्या क्या चाहिए? एक पॉइंट जिससे पास हो रही है, दूसरा पैरेलल वेक्टर। यहाँ पे स्लोप की जगह हमने क्या बोल दिया? पैरेलल वेक्टर। ठीक, तो अब जनरल पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा बिकॉज वी आर फाइंडिंग द लाइन। तो ये जनरल वेक्टर लिया, क्या आया? एक्स वाई और जनरल पॉइंट क्या आया? एक्स वाई और जेड। ये गिवन पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट है और ये गिवन वेक्टर है। तो अब मैं क्या इस बात को ऐसे कह सकती हूँ कि एपी वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर बी। एपी वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर, यहाँ पे भी कहा था पैरेलल है, वहां पे भी कह रहे हैं पैरेलल है। यहाँ पे तो स्लोप्स ने डिफाइन कर दिया पैरेलल कंडीशन को, वहां पे पैरेलल की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि हम अगर एपी वेक्टर फाइंड करेंगे तो बच्चों होगा क्या? जल्दी से बता दो, एपी वेक्टर क्या होगा? x माइनस एक्स वन आई, y माइनस वाई वन जे और z माइनस z1 के। ये वेक्टर पैरेलल है किसके? b1i, b2j, b3 के। अगर मैंने उसके कंपोनेंट्स ले लिए b वेक्टर के, b वेक्टर के अगर कंपोनेंट्स लें तो यही होगा। अभी मैंने कोलिनियरिटी की इस कंडीशन में बताया था कि क्या होता है कोलिनियरिटी की कंडीशन, क्या होती है? जल्दी बता दो। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो
अगर कंपोनेंट्स वाली फॉर्म गिवन है तो क्या बताया था, a1 अपॉन, तो ये a1 है, ये b1 है, तो क्या लिखेंगे, x माइनस x1 अपॉन b1, y माइनस y1 अपॉन b2, z माइनस z1 अपॉन b3. This is the equation of line in Cartesian form. This is the equation of line in Cartesian form, passing through a point and parallel to a given vector. ये कौन सी फॉर्म है जिसमें हमें क्या पता है, passing through a point and parallel to a given vector. पॉइंट कौन सा लिया हुआ है, चलो वो मेंशन किया ही हुआ है मैंने, सबको समझ में आ ही गया है, तो कुछ रटने वाला तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर इस फॉर्म में लाइन दी हुई है तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि लाइन की इक्वेशन सपोज दी हुई है x माइनस x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 1, z माइनस 3 अपॉन 2 सपोज। तो अब मुझे बताओ कि किस पॉइंट से पास हो रही है और लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या है, क्या होगा बच्चों जल्दी बता दो। तो ये पॉइंट होगा 1, 2 और 3, और पैरेलल वेक्टर क्या होगा, i माइनस जे प्लस 2 के लिए। i माइनस मतलब पॉइंट गिवन है तो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, लाइन की इक्वेशन गिवन है देन वी कैन फाइंड पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर, पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर। बात समझ में आ गई सबको, दोनों साइड से हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक। रब करूं, जो P है वो P वेक्टर के स्पेक्ट में दिया है, P general point on the line because we are finding the equation of line. So P is the general point on this line. समझ गया। अभी मैंने कौन सी फॉर्म निकाली, कार्टेशियन फॉर्म। इसी की वेक्टर फॉर्म जब निकालते हैं तो वेक्टर फॉर्म का मीनिंग क्या है, पहले इस बात को समझिए। ये कौन सी फॉर्म निकाली मैंने, क्यों, क्योंकि एक्स वाई जेड की फॉर्म, ठीक। अब इसी में मैं बोलूं, बच्चों बोर्ड पे देखना प्लीज, अभी लिखना नहीं, हाँ, इसका पोजीशन वेक्टर मैं जनरल गिवन पॉइंट का हमेशा क्या लूंगी, ए। गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे, ए, ठीक। और जो पॉइंट हमने जनरल लिया है दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय आर। जैसे इसमें एक्स वाई जेड जनरल का रिप्रेजेंटेशन होता है, वैसे ही उसमें जनरल का रिप्रेजेंटेशन क्या है पोजीशन वेक्टर के केस में, आर। बेटा समझे क्या बोला, कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक्स वाई जेड ना आए, आएगा ही ना, कार्टेशियन में अगर लिख रहे हो तो एक्स वाई जेड जरूर आएगा ना इक्वेशन में, वैसे ही वेक्टर फॉर्म में क्या जरूर आएगा, आर, क्योंकि आर किसको डिनोट कर रहा है, जनरल पॉइंट को, और ए किसको डिनोट कर रहा है, गिवन पॉइंट को। बच्चों समझ रहे हो, ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं ये कौन सी फॉर्म थी, कार्टेशियन फॉर्म, अब मैं कौन सी करने जा रही हूं, वेक्टर फॉर्म। लिखने से पहले बच्चों समझ लेना, अगेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम AP इज पैरेलल टू B। AP तो पैरेलल है ही B के। अब लेकिन AP वेक्टर को मैं कार्टेशियन फॉर्म में ना लिख करके किस में लिखूंगी, वेक्टर फॉर्म। तो क्या यूज करूंगी, पोजीशन वेक्टर। तो बता दो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A लिखा जाएगा। अभी मैंने बताया था वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस, फाइनल क्या है P और इनिशियल क्या है A, और OP वेक्टर मुझे पता है मैंने क्या लिया हुआ है R, और OA वेक्टर क्या है A। तो ये क्या AP वेक्टर आ गया,
which is parallel to AP is parallel to vector, sorry, AP is parallel to vector. बच्चों नहीं आ रहा है तो बोलो मुझे समझ में, सबको आ रहा है क्या लिख रही हूँ? फिर से ये बात समझ में आ गई सबको? अब मैं XYZ की फॉर्म में ना लेकर के पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ले रही हूँ, तो मैंने इस पॉइंट को ऐसे ना लिख करके उसका पोजीशन वेक्टर लिखा, क्या लिखा? A। और जो जनरल पॉइंट था उसका भी पोजीशन वेक्टर लिखा R। ये फॉर्म ना लिख करके पोजीशन वेक्टर लिखा। पॉइंट की फॉर्म ना लिख करके क्या फॉर्म लिखी है? पोजीशन वेक्टर वाली। और बी वेक्टर ये है। बात समझ में आ गई? तो एपी तो अभी भी बी के पैरेलल ही है, लेकिन मैं XYZ की फॉर्म ना लिख करके कौन सी फॉर्म में वेक्टर को लिखा मैंने? पोजीशन वेक्टर्स की। तो R माइनस ए। अब मैं कह रही हूं AP इज पैरेलल टू बी, मतलब R माइनस ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। R माइनस ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। इसका मतलब क्या हुआ? दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, मींस दे आर कोलिनियर, बट दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। तो क्या मैंने बताया था कि अगर ए बी के पैरेलल वेक्टर है यानी कोलिनियर है, बट कंपोनेंट्स गिवन नहीं है, तो क्या होता है? वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। तो इस बात को हम कुछ ऐसे कह सकते हैं, R माइनस ए इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ B। R minus A is some scalar multiple of B. So R is equal to A plus lambda B. And this is the required vector equation. Vector equation of a line in 3D. अब इसी बात को मैं एग्जाम्पल देती हूँ। ये मैंने किसका दिया था? कार्टेशियन का। कार्टेशियन में लाइन गिवन है। अब मैं कह रही हूँ वेक्टर में लाइन गिवन है। लेट अस सपोज R इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा i प्लस j प्लस k। ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है। देख लो, ध्यान से देख लो। ये कार्टेशियन फॉर्म में लाइन लिखी थी। अब मैंने इस लाइन को किस फॉर्म में लिखा? वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में लिखा। ये बच्चा कौन है? बिल्कुल चुपचाप बैठा है। मेरा तो नहीं लग रहा मुझे। R इज इक्वल टू, बच्चों समझ में आ गया? कोई बात नहीं, जो भी पढ़ रहा है पढ़ ले, कोई बात नहीं। 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा i प्लस j प्लस k। ठीक है, ये हमारी वेक्टर फॉर्म है। इसको देखते ही मुझे क्या पता चल जाएगा कि ये क्या है? ये क्या है बच्चों? पॉइंट जिससे ये लाइन पास हो रही है, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 3, 2, 3, 4। और ये वेक्टर है जो कि इसके पैरेलल है। कौन सा? i प्लस j प्लस k। अगर मैं कहूं कि इस फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करो, तो आप डायरेक्ट ही कर दोगे। क्या बोलोगे? कि कार्टेशियन फॉर्म में क्या बोलोगे? x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस 3 अपॉन 1 और z माइनस 4 अपॉन 1। तो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म इजीली फाइंड की जा सकती है। कितना समझ में आया बच्चों? सबको समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? ईशान, समझ में आया? आपको तो आ ही रहा होगा, वेक्टर 3D का कॉन्सेप्ट तो आता ही।
विधान आ रहा है पूरा समझ में? पूरा ठीक है। आज मैंने थ्योरी का बहुत सारा पार्ट करा दिया है, क्वेश्चंस करने रह गए हैं बस। अच्छा, इसमें अभी दूसरी फॉर्म रह गई। ये तो अभी मैंने कौन सी फॉर्म ली? नहीं, इसमें गिवन क्या था? एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। हमने दूसरी फॉर्म कौन सी पढ़ी थी 2D में? 2 पॉइंट। 2D में दूसरी फॉर्म कौन सी पढ़ी थी? 2 पॉइंट फॉर्म, जब 2 पॉइंट्स गिवन थे। तो अब लिखो 2 पॉइंट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म थी? ये वाली थी 1 पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर 1। इसी की 2 पॉइंट फॉर्म लिखो, यहीं पे लिख रही हूं मैं। टू पॉइंट फॉर्म। तन्वी, 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब अब आपको क्या गिवन है? क्या गिवन है? लाइन पे 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या ले ले? x1 y1 z1। दूसरा पॉइंट क्या ले ले? x2 y2 z2। अब क्योंकि लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं तो तीसरा हमें क्या लेना पड़ेगा? जनरल। तीसरा हमें क्या लेना पड़ेगा? जनरल पॉइंट विच इज x y एंड z। इस पॉइंट को मैंने a से रिप्रेजेंट किया, इसको b से, और ये p। ठीक है क्या? अब यहाँ पे भी हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी वैक्टर इज पैरेलल टू AP वैक्टर। कोलिनियर तो है ही। ए बी वैक्टर इज पैरेलल टू वैक्टर AP, पैरेलल टू, सॉरी। समझ में आ गया? ए बी वैक्टर कौन सा होगा? जल्दी बता दो। ए बी वेक्टर क्या होगा? x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1। बच्चों मैं कैप नहीं लगा रही हूँ, डिफॉल्ट है वो कैप। z2 माइनस z1 के, हाँ। पैरेलल टू AP वेक्टर क्या होगा? जल्दी बताना। x माइनस x1 i, y माइनस y1 j, और z माइनस z1 के। दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। किस फॉर्म में? कंपोनेंट्स की फॉर्म में। कंपोनेंट्स की फॉर्म में पैरेलल के लिए कंडीशन क्या लगाती हूँ? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। जो भी लिखा है मैंने, समझ गया हो ना सब लोग? तो लगा दो जरा। क्या आएगा? x माइनस x1, वेरिएबल वाली टर्म ऊपर रखना और गिवन वाली नीचे। y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 upon z2 minus z1. This is the equation of line in Cartesian form. कार्टेशियन फॉर्म में ये लाइन आ गई। अब वेक्टर फॉर्म में निकालो जरा। वेक्टर फॉर्म में इसका पोजीशन वेक्टर क्या लोगे? A, इसका पोजीशन वेक्टर B, और इसका पोजीशन वेक्टर R। बात नहीं है स्तुति। अब बच्चों वेक्टर फॉर्म में फिर से वही चीज, वेक्टर फॉर्म में फिर से वही चीज। क्या लिखेंगे? AB इज पैरेलल टू AP। AB किसके इक्वल होगा? बोलो वहां से देख के। हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A मींस B माइनस A ना। और AP वेक्टर क्या होगा?
position vector of P minus position vector of A means R minus A. बीच में गायब हो जाते हो तुम लोग दिमाग से. कहाँ तक आया ये बताओ. ये समझ आ गया है, फिर ये आ गया? ये वाला समझ नहीं आया. नहीं आया कोई बात नहीं. कार्टेशियन फॉर्म. देखो अब देखो ये वेक्टर इसके पैरेलल है. दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म्स में पैरेलल हैं तो उनके जो कंपोनेंट्स है उनका रेशियो कैसा होता है? सेम होता है ना. अभी एग्जांपल दिया था 2i 3j 4k. ठीक है आ गया. ठीक है तो कार्टेशियन फॉर्म आ गई. होता है ऐसा ब्लैकआउट बिल्कुल गायब हो जाता है मामला कभी कभी. कोई बात नहीं. आ गया सबको समझ में. फिर ये वेक्टर फॉर्म क्या की सबको ये भी आ गई समझ में. ईशान ये भी नहीं आई होगी क्योंकि गायब हो गया था यहाँ से मामला. तो अभी से चेक करो जरा क्या लिखा है मैंने. यहीं से शुरू किया ए बी इज पैरेलल टू AP लेकिन कार्टेशियन फॉर्म नहीं लिया. पोजीशन वेक्टर्स वाली फॉर्म लिया. तो ए बी क्या हो गया? OB माइनस OA. पोजीशन वेक्टर्स माइनस कर दिए. आ गया. अब बच्चों प्लीज बात नहीं करो. ए बी वेक्टर किसके इक्वल है? B माइनस. मैं पहले AP लिख रही हूँ बच्चों. AP इज पैरेलल टू AB लिख रही हूँ. कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा. AP क्या है? R माइनस A इज पैरेलल टू B माइनस A. R माइनस A इज पैरेलल टू B माइनस A बट कंपोनेंट्स की फॉर्म नहीं है. तो दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हैं तो मैं क्या लिखती हूँ बच्चों जल्दी बता दो. स्केलर मल्टीपल. तो स्केलर मल्टीपल कितना आएगा? B माइनस A. सो वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा B माइनस A. आ गई वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लो. मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ गया लेकिन बताऊंगी नहीं क्योंकि अभी लाइन की इक्वेशन प्लेन नहीं. अच्छा एक चीज मैं 3D में प्लेन भी पढ़ाऊंगी और शिद्दत से पढ़ोगे तुम लोग क्योंकि प्लेन लास्ट ईयर बच्चों ने बहुत अपोज किया था. बाद में सारे फंसे थे क्योंकि प्लेन का कॉन्सेप्ट मेंस में भी यूज होता है. वो देते हैं क्वेश्चंस. वो चाहे भले कितना भी डिलीटेड हो. समझ में आ गया. सबको करना है. फिर बाद में प्रॉब्लम आती है कि बिट्स में आ रहा है, इसमें आ रहा है, उसमें आ रहा है. ये तो हमें आता ही नहीं. अब पढ़ा दो हमें. जिससे मेंस निकलता है उससे तो बिट्स भी नहीं. वो कुछ नहीं कर सकता. जो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहा वो कुछ नहीं कर पाएगा. चलो समझ में आ गया ये. अगर आप थोड़ी भी मेहनत कर रहे हो ना इन 4 महीनों में मैं सही से बात बोल रही हूँ. तुम लोग को मैंने डाला था ना यूट्यूब पे. बिल्कुल 4 महीने भी अगर लग करके किसी ने मेहनत कर ली ना मेन सबका कट ऑफ तो जरूर क्लियर हो जाएगा. लेकिन सब चीजें बंद करके बस मेहनत कर लो सबका हो जाएगा क्लियर. बजाय 90 हो सकता है 99 परसेंटाइल ना आए. सबकी मेहनत सबके कैलिबर पे डिपेंड करता है लेकिन कट ऑफ सबका क्लियर हो जाएगा. 95% सबके आ जाएगा. लेकिन 4 महीने जो मैं कह रही हूँ उसे मान लो. हाँ ठीक है. यहाँ पे आज क्लोज कर रहे हैं बच्चों. मेरी दूसरी क्लास है क्योंकि 57 हो गया है. क्लास कितने बजे तक चलेगी? अब तू आ जाना है लगातार क्लासेस में.
मैम बायनोमियल कब शुरू होगा 11? इसमें ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कराऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा एसओटी का कॉन्सेप्ट बताऊंगी। 11th वाले में बेटा फॉर्मूले यूज होते हैं, वो साइन रूल थोड़ा बहुत यूज होता है। इन सेंटर की रेडियस, सर्कम सेंटर सर्कल की रेडियस यूज होता है क्वेश्चंस में कभी भी बीच में डाल देते हैं, एक क्वेश्चन बेकार कर देगा आपका वो। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आ गए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस देखो, बॉटल गिरेगी बॉटल, ये रखी है, किसकी रखी है, उठा के इधर रख लो। आ जाए, यहीं पे आ जाए बता। जो लैम्डा का कोफिशिएंट है दैट इज वेक्टर, ये बताया ना कि आप देखो ये कहाँ आ गया, ये बी वेक्टर था ना, और ये ए क्या था, पॉइंट। जो भी चीज नहीं समझ में आ रही है सब पूछ लो। फिर से बोलो। ट्यूसडे को शाम को तो हो सकती है। नहीं शाम को ही करनी है 4 to 8। बेटा ये तो बहुत गलत बात हो गई। चलो जाओ, सोचती हूँ। थैंक यू। कैसा हुआ? आपका कैसा हुआ तन्वी? मैथ्स में कितना गया? मेरे डी की हो गई और इंटीग्रेशन टॉपिक सारे आए थे, मेजर था माइनर था? माइनर इंटीग्रेशन आया था पूरा और डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में थोड़ा होता है बेटा। खोलूं एक बार पेपर जरा देखूं क्या था इंटीग्रेशन में। केमिस्ट्री अच्छी गई, चलो फिजिक्स भी अच्छी गई। ठीक है, बुरी अच्छी लगी। अच्छी और बुरी का वो क्या है, क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, और आपका मैथ्स में बता पहले। फाइनल है, चेक कर लिया? अच्छा, और फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 लेके आएगा इस सात्विक बेटा। देखना बहुत, आप बिल्कुल बहुत अच्छे बच्चे, अगर नहीं कर पाए ना तो इससे खराब बात नहीं हो सकती। अब बेटा ये 4 महीने लग करके कर लेना बच्चे। मैथ्स में तो आपका कॉन्फिडेंस है, फिर भी आप उस कॉन्फिडेंस की वजह से कर लीजिए, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस नहीं आया ना तो लास्ट में फिर बहुत प्रॉब्लम। नहीं छोड़ना मेरे बेटा, नहीं करना पड़ेगा आपको, कैसे भी करो, ठीक है? लग करके करो, कुछ भी करो, मैम से बोलो कि वो रिवीजन करवाएं। मैं तो बोल ही रही हूँ, मैंने बोला ना 11 से 12:30 का टाइम मैंने फिक्स कर दिया है, लेकिन बच्चों पढ़ने के उससे आना, मेरे को परेशान करने के उससे मत आना। पढ़ा नहीं पाऊंगी कुछ भी, पढ़ा नहीं पाऊंगी कुछ भी। क्या नहीं आया? अभी मैं रिवीजन पे आऊंगी तो समझाऊंगी, एक हफ्ते का रिवीजन लूंगी ना, तब मैं थ्योरी भी एक्सप्लेन करूंगी। वेट करो, सिलेबस को कंप्लीट कराने तो बेटा पढ़ा नहीं पाऊंगी बच्चे, वरना पढ़ाने बैठ जाऊंगी तो बाकी स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो जाएगा ना प्रैक्टिस वाला, वो नहीं करूंगी। जो स्ट्रेटेजी मैं फॉर्म कर रही हूँ बिल्कुल फुल फ्लैश लेके चल रही हूँ मैं, बिल्कुल तरीके से सबका सारे चैप्टर्स कराऊंगी, बस मेरे को फॉलो करते रहो तरीके से, और घर पे क्वेश्चंस करते रहो, ठीक है? तो होता रहेगा। चल जा। ट्वेल्थ के बेसिस पे मैथ्स में तो जो है परसेंटाइल आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में मुश्किल है, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पे परसेंटाइल आता है। इंडिविजुअल का कट ऑफ नहीं होता मींस। हेलो,
आप क्यों रोज ऑनलाइन